गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं इनकी त्रिपाठी एंड टीचर्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टीचर्स एकेडमी ने एक नया प्लेटफॉर्म यूजीसी एकेडमी के नाम से खोला है। वो स्पेशली डेडिकेटेड है यूजीसी के स्टूडेंट्स के लिए, तो उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए। यूट्यूब पे ही है, आपको टीचर्स एकेडमी में ही मिल जाएगा। उसके अगर आप अदर चैनल्स में देखेंगे तो मिल जाएगा। वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है यूजीसी नेट के लिए। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का पूरा कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी, क्योंकि अगर आप किसी और चैनल में देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप एक तरह से एक्सक्लूसिवनेस नहीं फील करते हैं। आपको ये फील नहीं होता है कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी वीडियो कहाँ पे है, राइट। बट इसमें आपको सारी वीडियो एक साथ एक तरफ मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कविता, हरी, चंद्रिका, श्वेता, उमेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से जुड़ सके। और हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर 2014 से 2023 तक के जितने भी प्रश्न हैं वो हम डिस्कस करेंगे। 2018-19 हमने डिस्कस कर लिया है। बहुत ज़्यादा पीछे मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि पैटर्न आपका 2021-22-23 बहुत चेंज हुआ है। तो अगर आप 18 से भी कर लेते हैं तो भी आपका काम हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर 2014 से देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 18-19 में का भी पेपर देखेंगे आपको लगेगा बहुत ईजी है, लेकिन जब आप 20, 21, 22 सॉल्व करेंगे तब आपको लगेगा किस हिसाब से पेपर का लेवल आपका ग्रो किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म में, आप एक बार बता दीजिए। और कोशिश करेंगे कि जो भी फॉर्म फिल करने की का प्रोसेस है उसकी आज एक वीडियो अपलोड हो जाए, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो कि किस तरह से फॉर्म फिल करना है। ठीक है, चलिए। गुड मॉर्निंग पिंकी जी, वर्षा जी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 16 तक हो चुका था। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 से हमें स्टार्ट करना है। चलें, तो आज हम 2019 कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए आपका, जिससे कि हम 2020 कल से स्टार्ट कर सकें। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो उन आंकड़ों को संग्रहित करती है और उनमें जोड़ तोड़ करती है जिन्हें भौगोलिक दृष्टिकोण अथवा सांदर्भिक दृष्टिकोण से देखा गया है। मतलब जो आपका जियोग्राफिकल सिस्टम है उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सा सिस्टम आपका बनाया गया है। तो उसके लिए हमारे पास है भौगोलिक सूचना प्रणाली, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशनल सिस्टम या इंफॉर्मेशन सिस्टम इसको हम बोलते हैं। ये आपका जियोग्राफिकल, जैसे आपका भौगोलिक स्थिति किस तरह से, कहाँ पे कितने अर्थक्वेक आने वाला है, कहाँ पे चक्रवात आने वाला है, ये सारी चीज़ों की जानकारी कौन देता है, आपका भौगोलिक सूचना प्रणाली। कहाँ की ज़मीन कैसी है, जैसे आपको मिट्टी की माप करनी है या ज़मीन उपजाऊ है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें पर इससे आप कर सकते हैं। क्या, चलें नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये आपका मनाया जाता है 20 नवंबर को। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अवॉइड करें, नहीं पढ़ें। जैसे कुछ एक दो डेट्स हैं जो आप लोगों को पढ़नी है, जैसे यहाँ पे एक डेट आ गई, इसको आप पढ़ लीजिए। लेकिन कोशिश मैं भी कभी नहीं पढ़ाती हूँ, और कोशिश, क्योंकि पिछले 10 सालों में अगर एक या दो प्रश्न पूछा गया है आपसे, किसी राइटर का किसी साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया या फिर किसी कंपनी के सीईओ का नाम पूछ लिया, तो वो 10 सालों में एक प्रश्न आया है। तो इस तरह से अगर आप रटने बैठेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ेंगी, तो अवॉइड करिए ये प्रश्न। अगर जैसे होता है ना कि कभी किसी ने, क्योंकि सिर्फ 2 प्रश्न आए हैं, पिछले 10 सालों का पेपर देखेंगे तो 2 या 3 प्रश्न ऐसे आए हैं, तो ये इतना ज़्यादा वेटेज नहीं रखता। तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं यही समझाती हूँ सबको कि इस तरह के प्रश्न अवॉइड कर दिया करें। बस आपका जो वो प्रश्न है वो सॉल्व करें, उसके बाद उस पर ज़्यादा जोर देने की या ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्टैटिक जीके नहीं पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो अगर ये चीज़ आपने समझ ली कि कौन सा पोर्शन हमें ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा पोर्शन कम पढ़ना है, तो बहुत अच्छे से आपका यूजीसी में क्रैक हो सकता है। तो यहाँ पे 18th का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वीडियो निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त नाम है। वीडियो को हम बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ऑप्शन में क्या है आपका, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, वर्चुअल डिक्टेशन यूनिट, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट और विजुअल डिटेक्शन यूनिट। नहीं, तो हम बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो डिस्प्ले यूनिट। इस यहाँ पे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी हो सकता है, और अगर आपको वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी लिख के आ जाए तो भी आपका सही होगा, क्योंकि दोनों ही इसके लिए यूज किए जाते हैं।
इसके लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहण युक्त सर्वाधिक आंकड़ा संग्रहित करती है। अगर आपने क्लासेस ली है, पेड क्लासेस ली है, तो उसमें से एक भी प्रश्न आपका कहीं भी बाहर से नहीं आया, सारे प्रश्न आपको वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सर्वाधिक आंकड़ा मतलब सबसे ज्यादा स्टोरेज किसका है, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या मैग्नेटिक ऑप्टिक डिस्क। तो या इसमें देखेंगे तो हार्ड डिस्क का आपका सबसे ज्यादा स्टोरेज है। यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी की बात हो रही है तो लगभग 700 MB तक स्टोर करता है। फ्लॉपी डिस्क आपकी 60-70 MB तक, इवन 100 GB भी नहीं स्टोर करती थी, 60-70 MB स्टोर करिए। मैग्नेटिक ऑप्टिक डिस्क आपकी एक तरह से मैग्नेटिक ऑप्टिक डिस्क आपकी बहुत ज़्यादा हो गया, 4 GB 5 GB स्टोर कर रही है। यहाँ पे हार्ड डिस्क आपका सबसे ज़्यादा स्टोर करता है, हार्ड डिस्क आपकी 500 GB 1 TB तक भी स्टोर कर सकती है। हाँ बिल्कुल, केवीएस मैदान बुक अच्छी है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो केवीएस मैदान, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स भी प्रेफर करते हैं और मैंने भी केवीएस मैदान देखी है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। बट आईसीटी वाला पोर्शन आई सजेस्ट कि आप कहीं से ना पढ़ें। अगर आप पेड स्टूडेंट हैं तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वहां पर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पेड स्टूडेंट नहीं है, उसमें भी मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कराए, बहुत सारी फ्री वीडियोस दी हुई हैं, वो आप पढ़ लीजिए, उतना ही आपके लिए पर्याप्त है। क्योंकि केवीएस मैदान में जो दिया है वो काफी चीजें मतलब या तो बहुत ज्यादा इलेबोरेट करके नहीं दिया है, आपको सिर्फ संक्षिप्त में दे दिया है, या तो कोई कोई टॉपिक इतना ज्यादा इलेबोरेट करके दे दिया है कि एग्जाम में बहुत अलग तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, केवीएस मैदान की बुक अच्छी है। चलो, पीसीआई किसका संक्षिप्त रूप है, पीसीआई। अगर आपने हार्डवेयर वाला पोर्शन पढ़ा है तो हार्डवेयर में मैंने आपको पढ़ाया है पीसीआई, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। तो पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट इसकी फुल फॉर्म है। होता क्या है, ये जैसे आपका यूएसबी होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस या पेन ड्राइव, तो स्टार्ट जब किया गया था पेन ड्राइव या कोई भी डिवाइस, कोई भी उपकरण जब आप सिस्टम से कनेक्ट करते थे तो उसके लिए जो पोर्ट बनाए गए हैं उनको बोला जाता था पीसीआई पोर्ट, ठीक है। स्टार्टिंग में ये यूएसबी नाम नहीं आया था, स्टार्टिंग में आपका पीसीआई नाम ही आया था, उसके बाद इसको यूएसबी में कन्वर्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, एक वायरलेस प्रौद्योगिकी है जो कम दूरी तक डेटा के अंतरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक यंत्र में निर्मित होता है। चलिए, सेम क्वेश्चन हम एक बार पहले भी कर चुके हैं। वायरलेस प्रौद्योगिकी है और शॉर्ट रेंज है, यहाँ पे ब्लूटूथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, सिस्टम आपका फिर से शट डाउन करना आपका डाउन कर, चलो नहीं ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका ब्लूटूथ, ब्लूटूथ आपका करेक्ट आंसर है। डैश राष्ट्रीय एजेंसी है जो कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित घटनाओं पर अनुक्रिया करती है। इनमें से कौन सी राष्ट्रीय एजेंसी है जो कंप्यूटर सुरक्षा से रिलेटेड जो भी घटनाएं होती हैं उस पर रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे आपकी आईसीआरटी, ठीक है, आईसीआरटी या सर्ट इसको हम बोलते हैं। सर्ट आपकी किस पे, जो भी कंप्यूटर की सुरक्षा से रिलेटेड घटनाएं होती है उस पर आपका सर्ट बिहेव करता है, ठीक है, या सर्ट एक्ट करता है। नेक्स्ट है, 1 गीगाबाइट पर 1 गीगाबाइट किससे संबंधित है। 1 गीगाबाइट 1 GB, गीगाबाइट मतलब 1 GB, और आपको पता है 1 GB में कितना होता है, 1024 MB, 1024 MB, राइट। तो 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, और 1024 MB ही सही आंसर है। और 1 पेटाबाइट कितना होता है, 1024 TB। नेक्स्ट, डेटाबेस WOS, WOS क्या होता है, तो WOS का मतलब होता है वेब ऑफ साइंस, साइंस का वेब मतलब। और यहाँ पे आपको क्या मिलेंगी, साइंस से रिलेटेड जितने भी आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्री है या जर्नल है या आर्टिकल्स हैं, एक तरह से कि पूरे साइंस से रिलेटेड ही आर्टिकल्स यहाँ पर मिलेंगे, साइंस से रिलेटेड ही चीजें आपको मिलेंगी, वेब ऑफ साइंस। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य वर्ड प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट के स्वरूप में बदलाव से जुड़ा है। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो ये बोलेंगे कि जो वर्ड डॉक्यूमेंट है, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट है या वर्ड फाइल है जो आपकी, इस डॉक्यूमेंट का आपको क्या चेंज करना है, फॉर्मेट, स्वरूप क्या होता है, फॉर्मेट चेंज करना है।
तो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट चेंज करने का मतलब, मान लीजिए आपने बोल्ड में लिखा है तो इसको बोल्ड से हटा के आपको क्या करना है, नॉर्मल, ठीक है। या आपने इटैलिक लिखा है तो इटैलिक से आपको नॉर्मल करना है। या आपने लेफ्ट से स्टार्ट किया है, मतलब जस्टिफाई किया है लेफ्ट टू राइट, मतलब जस्टिफाई में किया है और आपको क्या करना है, सिर्फ लेफ्ट साइड लिखना है, तो आप इसको लेफ्ट साइड, मतलब कुल मिला के इसकी फॉर्मेटिंग करनी है आपको। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए इसका यूज करेंगे फॉर्मेटिंग का, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे संपादन, एडिटिंग का मतलब होता है कि आपको अगर कुछ इसमें एड्स, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है सिर्फ स्टाइलिंग, ठीक है। एडिटिंग में भी आप स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन एडिटिंग का मतलब है कि आप स्टाइल भी चेंज कर रहे हैं। अगर आपको कुछ ऐड करना है, डिलीट करना है, कुछ करेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और फॉर्मेटिंग का स्पेशल मतलब होता है कि आप उसका स्वरूप चेंज कर रहे हैं। स्वरूप मतलब कैसा वो दिखना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट कैसा होना चाहिए वो। राइटिंग आपको पता ही है, प्रिंटिंग आपको पता ही है। नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, नीचे आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला है ब्लॉग सोशल मीडिया का एक रूप है। ब्लॉग सोशल मीडिया का एक रूप है। ब्लॉग क्या है, हमने पढ़ा है वेबसाइट में, ठीक है। तो ब्लॉग एक जनरल की तरह होती है, या फिर आप कह सकते हैं एक ऑनलाइन डायरी की तरह है, जिसमें आप अपने आर्टिकल्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। और ब्लॉग आपका पर्सनल होता है किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए, ठीक है। तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह ही है, एक तरह से हम मान सकते हैं। हाँ, ये कथन आपका क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट, ब्लॉग के माध्यम से कोई व्यक्ति आम जनता से बात कर सकता है, बिल्कुल। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, जैसे वीलॉग, वीडियो लॉग है, तो वीडियो लॉग आपका क्या है, एक सोशल मीडिया की तरह ही है। वीडियो बना रहे हैं, अपनी लाइफ आप सोशल कर रहे हैं, उसी तरह से। और वीडियो से आप आम जनता से बात कर सकते हैं, उसी तरह से लिख कर भी आप आम जनता से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए और आर दोनों ही सही हैं। इस सेशन को प्लीज शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप हैं आपके यूजीसी नेट के और जो भी अलग अलग ग्रुप हैं, जिससे कि और भी लोग इस सेशन से जुड़ पाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर की भाषा समझना सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और प्लीज अगर जितने भी लोग देख रहे हैं, एक लाइक तो बनता है ना, तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए इस सेशन को। ई शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ई शासन, ई गवर्नेंस में कौन कौन से कथन सही हैं। पहला है ह्रासमान पारदर्शिता ई शासन का एक आईसीटी समर्थित लाभ है। और दूसरा है ई शासन का संबंध सरकारी प्रक्रियाओं और कार्यों में आईसीटी का क्रियान्वयन से संबंधित है। और तीसरा स्टेटमेंट है आपका सामूहिक सेवा केंद्र, जिसको हम बोलते हैं CSC, कॉमन सर्विस सेंटर्स, जो है ई शासन संबंधित सेवाओं को उपलब्ध कराने और उनके प्रयोग में सहायक है। तो आप बताएं कौन सा सही हो जाएगा। देखें, यहां पे अगर आप देखें तो ह्रासमान पारदर्शिता ई शासन में एक आईसीटी समर्थित लाभ है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आईसीटी से आप कोई जरूरी नहीं कि पारदर्शिता रखें ही। और नेक्स्ट है ई शासन का संबंध सरकारी प्रक्रियाओं और कार्यों में आईसीटी के क्रियान्वयन में से संबंधित है, तो ये भी आपका ई गवर्नेंस, आपका जो भी गवर्नमेंट वाले काम आईसीटी, मतलब उन काम को आईसीटी से करना ही एक तरह से गवर्नमेंट का काम है या ई गवर्नेंस का काम है। और जो आपके CAC है, कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर से आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई दूसरा कार्ड अगर आपको बनवाना है, जैसे श्रमिक कार्ड, तो ये सारे कार्ड आपके, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब सारे कार्ड्स आपके जो ई गवर्नेंस या गवर्नमेंट द्वारा बनाए, लागू किए गए हैं, ये आपके CSC से बन जाते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर से। तो B एंड C आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट है साइबर एड्रेस URL हेतु घटकों की सूचिका विकल्प जो शुरू से अंत तक सही क्रम में है। ये पूछ रहे हैं URL का सही क्रम क्या है। तो URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और URL आपका कुछ इस तरह से होता है, पहले HTTP या HTTPS कुछ भी आप लिख सकते हैं। और मान लो हम URL लिखते हैं www.google.com, राइट, ये हमारा URL है। तो HTTP क्या है आपका, ये एक प्रोटोकॉल है, ये बताता है कि किन नियमों के तहत आपका जो मैसेज है या जो ये वेबसाइट है वो दिखाई जाएगी। और ये जो www है, ये जब इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो जो भी रिसोर्सेज है वो आपको www पर ही मिलेंगे, इसलिए हम इससे कनेक्ट हो रहे हैं।
और ये आपका google.com, अगर मैंने लिखा है www.google.com तो google.com क्या है आपका, ये है एक डोमेन नेम, और ये www क्या है, इंटरनेट की एक सर्विस है। नाउ google.com, और इसके बाद गूगल में हम कहाँ जा रहे हैं, गूगल के किस पेज पे जा रहे हैं, ये है, तो ये है आपका पाथ या फाइल, ये है आपका पाथ या फाइल। तो सबसे पहले क्या आया, प्रोटोकॉल, फिर होस्ट के डोमेन का नाम है ना, होस्ट कौन है आपका, गूगल, इसका डोमेन क्या है, .com, तो होस्ट के डोमेन का नाम, फिर पाथ या फाइल, तो पाथ क्या है आपका, होम है ना, होम हो सकता है, अबाउट हो सकता है, मतलब हम जब गूगल पे पहुंच गए तो गूगल में हमें आगे कहाँ जाना है, गूगल के किस पेज में आगे हमें जाना है, क्योंकि वेबसाइट्स आपकी क्या होती है, कलेक्शन ऑफ पेजेस, बहुत सारे पेजेस होते हैं, और वेबसाइट का जो एड्रेस है उसको हम बोलते हैं URL। और URL किस तरह से होता है ये मैंने आपको दिखा दिया, पहले प्रोटोकॉल होता है, फिर होस्ट के डोमेन का नाम होता है, और फिर पाथ या फाइल होती है। नेक्स्ट आपके पास है कृपया सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उमंग, भीम, ईबीज और स्वयं, कौन सा किसके लिए है, G2B सेवाएं, गवर्नमेंट टू बिजनेस सेवाएं आपको कौन देता है, ईबीज, गवर्नमेंट बिजनेस सर्विसेज आपको कौन दे रहा है, ईबीज। नेक्स्ट है अधिगम प्लेटफॉर्म, लर्निंग प्लेटफॉर्म कौन सा है आपका, स्वयं, C का हो गया फर्स्ट, स्वयं, D का हो गया आपका सेकंड, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपका क्या है, भीम, तो B का हो गया थर्ड, और लास्ट में जो बचा है वही होगा सभी सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए सिंगल पॉइंट एक्सेस। तो उमंग आपकी एक ऐसी ऐप है कि जो भी सरकारी सेवाएं हैं वो आपकी उमंग ऐप पे रहेंगी, वहां पे जाके आप सरकारी सेवाएं देख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 3 1 2, 4 3 1 एंड 2, तो सी ऑप्शन। अगर आपको उमंग के बारे में पता है तो आप आसानी से ये आंसर लगा सकते हैं, मतलब एक भी पता है आपको, देखो बी भी अलग है, एक भी इसमें से पता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सॉफ्टवेयर को रैम से सेकेंडरी स्टोरेज में रखा जाता है और फिर CPU द्वारा क्रियान्वित होता है। 8th क्लास में बहुत अच्छे से ये मैंने समझाया है कि कभी नहीं भूलेगा आपको कि कोई भी सॉफ्टवेयर है, CPU के पास कौन सी मेमोरी होती है, कैश है ना, और रैम, हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, ये कैश है और ये आपकी क्या है, रैम, और यहाँ पे क्या है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज, ये क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर को रैम से सेकेंडरी स्टोरेज में रखा जाता है और फिर CPU द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। ये कह रहे हैं पहले यहाँ रखा जाता है और फिर यहाँ से यहाँ आता है, क्या ऐसा है, नहीं, पहले सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में रखा जाता है और फिर रैम से CPU में आता है, ठीक है, इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट है, सर्च इंजन ऐसी सॉफ्टवेयर प्रणाली है जो विश्वव्यापी वेब www पर सूचना तलाश करने के लिए अभिकल्पित की गई है। देखें, सर्च इंजन एक ऐसी सॉफ्टवेयर प्रणाली है जो विश्वव्यापी, मतलब www पर कोई भी सूचना फाइंड आउट करनी है, कुछ भी आपको फाइंड आउट करना है तो आपके लिए सर्च इंजन क्या है, ये क्या बोल रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ठीक है, क्या है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। पहला आपका गलत हो गया। यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर सिस्टम बोल रहे हैं, आपको लगेगा कि सर्च इंजन तो मैम ने वेबसाइट ही बताई है, बिल्कुल ये एक वेबसाइट ही है, लेकिन आप देखें ये एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म, आजकल जो सर्च इंजन बनाया जा रहा है वो एक तरह सॉफ्टवेयर सिस्टम, क्योंकि आप इसको गूगल इंस्टॉल कर सकते हैं आप अपने सिस्टम पे और उसके बाद इस पर सर्च कर सकते हैं, राइट। गूगल ने अलग से उसका ऐप भी बना दिया, तो मोबाइल के टर्म में देखें तो वो एक तरह का सॉफ्टवेयर भी है। तो अगर ये सॉफ्टवेयर सिस्टम लिख रहे हैं तो भी ये गलत नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि मोबाइल के टर्म में वो एज अ ऐप यूज करते हैं, ठीक है, वेबसाइट को भी हम ऐप बनाकर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्च इंजन एक विश्वव्यापी वेब, मतलब www पर कोई भी सूचना या कुछ भी आपको तलाश करना है, कुछ भी फाइंड आउट करना है तो वहां पे आप कर सकते हैं। बी आपका हो जाएगा करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ओनली बी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है आपका 2 सेट दिए गए हैं, दशमलव में 50, दशमलव में 102, लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड SMS संदेश। बताएं, लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर आप कर रहे हैं तो वो सिंक्रोनस है या असिंक्रोनस, मतलब समकालीन होगा या विषमकालीन होगा। तो ये बिल्कुल समकालीन होगा, तो सी का क्या हो जाएगा, थर्ड।
लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस, अगर ये लाइव क्लास चल रही है, अगर इसी टाइम पे आपने नहीं देखी तो ये लाइव स्ट्रीमिंग जैसे ही खत्म होगी, वो तो एक अलग बात है कि रिकॉर्डेड आपके पास आके रहेगी, बट अगर रिकॉर्डेड नहीं है तो लाइव स्ट्रीमिंग खत्म होने के बाद आपका ये क्लास आपको नहीं मिलेगी। तो ये क्या है, आपका समकालीन की लाइव चल रही है, आपको देखना है, राइट। नेक्स्ट है आपका SMS संदेश। अगर आप SMS भेज रहे हैं किसी को तो वो SMS बाद में भी देखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि जैसे ही आपने भेजा तुरंत उसको रिसीव करना है, नो। तो ये आपका क्या है, विषमकालिक। जैसे आप ईमेल भेजे तो ईमेल भी आपका क्या है, विषमकालिक या असिंक्रोनस, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को कॉल करते हैं तो वो सिंक्रोनस है, अगर आपने कॉल अगर उससे रिसीव की तो वो बात हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है दशमलव में 50। दशमलव में 50, अब आपके पास 2 नंबर दिए हैं, आप चेक कर लो कि कौन सा नंबर क्या है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 4 8 16 32 एंड 64। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये आप प्लीज इसकी वीडियो देख लीजिए। फ्री में भी आई गेस नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया हुआ है, और पेड क्लास में भी नंबर सिस्टम आपको मिलेगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है ये सारी चीजें, तो आप इसको देख सकते हैं ये कॉन्सेप्ट। अब जहां जहां 1 है बस उसी नंबर को हमें ऐड करना है, तो ये है 2 16 एंड 32, ये इन्हीं 3 नंबर को ऐड करना है। बाकी हमें ना 64 को ऐड करना है, ना 8 को, ना 4 को, ना 1 को। तो 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 34। 34 प्लस 16 50। तो ये आपका 50 ही है, दशमलव में 50 आपका फर्स्ट हो गया। तो 102। अब बचा ही एक है, तो इसको देख लीजिएगा, ये 102 जरूर होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 कैसे ही आ गया, मतलब सेम ही दिया हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। ये इसको कैसे देखेंगे, मैं लिखिए 1 2 4 8 16 32 एंड 64। 64 प्लस 32 प्लस 4 प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा आपका, 102। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनें जिसमें सिर्फ ऑप्टिकल स्टोरेज शामिल है। ये है, इसमें से किसमें ऑप्टिकल स्टोरेज शामिल है, इस क्वेश्चन को करिए आप लोग। और एक आप लोगों के लिए सूचना है, संडे को आपकी 12 घंटे की मैराथन चलने वाली है, जिसमें 4-4 घंटे आपको सारे टीचर्स पढ़ाएंगे और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। तो प्लीज़ उस क्लास में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अगर आप लोग उस क्लास को ज्वाइन करेंगे तो इस साल यूजीसी में अपनी सीट सुनिश्चित कर पाएंगे। ईमानदारी से अगर आपने संडे को 12 घंटे पढ़ लिया तो एक तरह से आप एक क्वालिटी कंटेंट लेकर उठेंगे, आपको लगेगा कि आपने बहुत बहुत ज़्यादा, एक तरह से होता है ना कि आपने जो प्रिपरेशन की है उसका रिवीजन भी हो गया, और बहुत सारी चीज़ें आपको नई भी जानने को मिलेंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि जो पढ़ाने का तरीका होगा वो ये होगा कि आपको थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी, और उस थ्योरी से रिलेटेड किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न भी वहां पर कराए जाएंगे, ठीक है। तो थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों का ही डिस्कशन होगा, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरह से आपको आगे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने और किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो थ्योरी भी आपकी कवर होगी और क्वेश्चन आंसर्स भी कवर होंगे पूरे 12 घंटे में। तो इस मैराथन को याद रखिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, अपने दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन दीजिए कि 12 घंटे की मैराथन होने वाली है। एक बार इस क्लास को आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि संडे को अगर आपने 12 घंटे पढ़ लिए तो आपको लगेगा कि आपने पूरा महीने का कोटा आपका पूरा हो गया है, ठीक है। फिर आपको प्रैक्टिस करनी रह जाएगी, और जितना ज़्यादा टाइमिंग मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 8 AM टू 8 PM, संडे 8 AM टू 8 PM आपकी महामैराथन रहेगी, ठीक है। और इस महामैराथन में आप सभी को जुड़ना है और इसको सक्सेसफुल बनाना है। अगर आप लोग जुड़ेंगे, आप लोग इंथुजियाज्म दिखाएंगे, आप लोग दिखाएंगे कि हाँ आपको ये मैराथन चाहिए, तभी ये मैराथन पॉसिबल हो पाएगी, राइट। और अगर ये मैराथन सक्सेसफुल हो गई तो इस तरह की कई मैराथन आपकी आगे वेट कर रही हैं। सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी, आप कितना पढ़ना चाहते हैं और आप किस लेवल की मेहनत करना चाहते हैं। हम मेहनत तभी करेंगे जब हमें लगेगा कि हमारे स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं, वो भी पढ़ना चाहते हैं, वो भी मेहनत करना चाहते हैं, और वो भी ईमानदारी से अपने साथ जस्टिस करना चाहते हैं, राइट। तभी हमारा भी मन करेगा मेहनत करने का। तो ये 12 घंटे की मेहनत आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर ये 12 घंटे की मेहनत आपने सफल कर दी हमारी, तो आगे बहुत सारी मैराथन आपकी आने वाली हैं। और जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा कि आप अपना रिवीजन, अपने नोट्स खुद बना सकें। अगर आपने पेड क्लासेस ली है तो वहाँ तो हम मेहनत कर ही रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए सरल से सरल तरीके में, क्योंकि
शिवम सर की बात करें तो लॉजिक, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, महारत हासिल है उनको, ठीक है। वो मतलब क्वेश्चन को देखते हैं और उनसे आंसर निकाल देते हैं। अगर हम सूर्यांक सर की बात करें तो इन्वायरमेंट उनके उंगलियों में रखा हुआ है, मतलब उनको एक एक चीज इन्वायरमेंट की रटी हुई है, किस तरह से पेपर पूछा जाता है, किस तरह से कॉन्सेप्ट आते हैं, किस तरह से एग्जामिनर किस क्वेश्चन को घुमा सकता है, ये सारी चीजें उनको बहुत अच्छे से आती हैं। बीबी मिश्रा सर की बात करें तो मैथ्स वो उसके एक तरह से मास्टर है मैथ्स के, ठीक है। और आपको सरल तरीके से, अगर आपको मैथ्स नहीं भी आती है तो भी वो आपको इस लेवल तक पहुंचा देंगे कि मैथ्स आपका आसान हो जाए और आप सॉल्व कर सकें। और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा फीडबैक आप लोग दीजिए कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, राइट। और पेड क्लास वाले बच्चे या जिन्होंने भी मेरी क्लासेस की हैं या पिछले कई सालों का मेरा रिकॉर्ड रहा है कि 99% कंप्यूटर के या आईसीटी के वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से हम ये कह सकते हैं कि वो कंटेंट हम डिलीवर करते हैं, वो क्वालिटी कंटेंट हम डिलीवर करते हैं जो आप लोगों के लिए रेलिवेंट है, जो किसी भी किताब में आपको एकदम श्रेणीबद्ध तरीके से नहीं मिलेगा कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। हमारी रिसर्च की वजह से आज हम इस काबिल हो पाए हैं कि हम आपको वो कंटेंट दे पाएं जो आपके लिए सूटेबल है, ठीक है। तो आपको 12 घंटे की मैराथन में जुड़ना है। 8 बजे से 8 बजे तक की आपकी मैराथन होगी और ये मैराथन अगर सक्सेसफुल हो गई तो आगे बहुत सारी मैराथन आपके लिए आने वाली है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करिए, कौन सा सिर्फ ऑप्टिकल स्टोरेज है। तो ऑप्टिकल स्टोरेज में आपको पता है सीडी, डीवीडी, ब्लूरे होती है। तो यहाँ पे जैसे यूएसबी आ गया तो ये क्या है, एसएसडी है, आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव है। मेमोरी स्टिक, मेमोरी भी एसएसडी है। तो यहाँ पे जैसे एक आपको एसएसडी मिल गया, खत्म कर दीजिए इसको। यहाँ पे ये तो ठीक है, यूएसबी आ गया, खत्म करें। हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिवाइस है, खत्म कर दीजिए। तो लास्ट वाला ऑप्शन बच रहा है, एक तो ऑप्शन सही करना ही है। अब इसमें यही होगा डीवीडी, सीडी, ब्लूरे और सीडी, ठीक है। तो सीडी आरडब्ल्यू हो, चाहे सीडी आर हो, चाहे सीडी रोम हो। मैथ्स की क्लास, ठीक है, मैथ्स की क्लास आपकी 8 to 9 मॉर्निंग में हो तो रही है। मैथ्स की क्लास आपकी डेली मॉर्निंग में 8 to 9 होती है, ठीक है। चलिए, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। और अगर अभी आपने पेड क्लासेस ज्वाइन नहीं की है तो एक बार टीचर्स एकेडमी ऐप पे जाइए, वहां पे आपको यूजीसी नेट की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और वहां पे पेड क्लासेस ज्वाइन करिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बहुत ही नॉमिनल फीस है और उस नॉमिनल फीस में आपको बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। चलिए, मैं आज सर से बात करती हूँ। वैसे 8 से 9 आपकी मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं। चलिए, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय एकेडमी या अकादमिक संस्थानों में संग्रहित विधिवत डिजिटीकृत या डिजिटलीकृत समस्त अकादमिक पुस्तकारों का एक 24/7 ऑनलाइन भंडार कोश है। ये बोल रहे हैं कि ये जो आपका एनडीएल है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, एनडीएल, इसमें बहुत सारे आपके 24/7 बहुत सारी बुक्स, आपको एकेडमिक बुक्स मिल जाती हैं। दूसरा स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है कि राष्ट्रीय अकेडमिक निक्षेपागार या एनएडी नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी जिसको हम बोलते हैं, एक पूर्ण रूप से डिजिटल पुस्तकालय है जिसमें नागरिकों के लिए प्रासंगिक विभिन्न प्रकार की डिजिटल विषय वस्तु से संबंधित सूचना का भंडारण होता है। लेकिन एनएडी आपकी एकेडमिक्स का जो भी आप कह सकते हैं, जो भी आपका एकेडमिक्स है उनको रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एनडीएल आपके एकेडमिक संस्थानों के लिए नहीं, बट ये आपका 24/7 एनडीएल आपकी कोई भी संस्थान, कैसे भी कोई भी बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सिर्फ एकेडमिक के लिए ये नहीं है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि ना ही ए और ना ही बी, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ए और बी दोनों ही सही नहीं है, क्योंकि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो आपकी सिर्फ एकेडमिक पे बेस्ड नहीं है, वो 24/7 सर्विसेज आपको किसी भी बुक के लिए प्रोवाइड करती है। और एनएडी आपके एकेडमिक्स का जो भी स्कोर कार्ड है, या जैसे आपका पैन कार्ड हो, जो भी आपके 10th 12th की मार्कशीट्स हैं या डिग्रीज हैं, उनके लिए आपका नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है, राइट। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन की बात करिए, इसको बस पढ़ें,
इसका आंसर जाने और आगे बढ़े। इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि ये होता है ना 10 साल में एक बार पूछा गया है, तो जो चीज 10 साल में एक बार पूछी गई उस पर इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती हम आधा घंटा, क्योंकि मैं अभी पढ़ाऊंगी फिर आप आधा घंटा 1 घंटा इस पर सोचेंगे, इनके बारे में जानेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, उससे अच्छा इसको रटने की ही जरूरत नहीं है। जब आएगा तो ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चले, तो इनमें से इलेक्ट्रॉनिक वैज्ञानिकों के किस समूह को सही कालक्रम में रखा गया है? और अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ना है आपको तो एक बार आप लिस्ट देख लीजिएगा, क्योंकि एक नहीं हजारों साइंटिस्ट हैं, किसका नाम कब पूछ लिया जाए आपको नहीं पता ना। तो यहाँ पे ल्यूमियर ब्रदर्स, जी मार्कोनी, ली फॉरेस्ट, जॉन फ्लेमिंग और जॉन लूगी बेयर्स, ये आपका सही क्रम है। 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था, उसके बाद 20, 21, 22, 23 में इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? कौन सा कथन सही है? www नेटवर्कों का एक नेटवर्क है जो प्रथमतः 4 कंप्यूटर नोडों के साथ शुरू हुआ है। ये बोल रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। तो आप बताएं, अभी हमने कल ही पेड क्लास में इसको पढ़ा है कि क्या वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्कों का नेटवर्क है या इंटरनेट एक नेटवर्कों का नेटवर्क है? इंटरनेट के अंदर वर्ल्ड वाइड वेब है ना। इंटरनेट जैसे आपको कोई भी चीज कहीं भी स्टोर करनी है तो उसके लिए एक स्थान होता है, तो इंटरनेट में कोई भी चीज रखनी है तो उसके लिए कौन सा स्थान है, कौन सी सर्विस है? www। सारे रिसोर्सेज आपको कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर। तो इन नेटवर्कों का एक नेटवर्क इंटरनेट है, और नेटवर्क ये जो 4 नोड्स जोड़ के या 4 कंप्यूटर जोड़ के बनाया गया था, जिसको हम बोलते हैं आरपानेट, वो नेटवर्क बनाया गया था 4 कंप्यूटर जोड़ के लगभग 1970 के आसपास, 1969 में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। www इंटर पर चलने वाली एक सेवा है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अभी तक इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता होगा, क्योंकि इंटरनेट और www दोनों एक साथ ही इस्तेमाल किए जाते थे। अगर आपने वर्ल्ड वाइड वेब बोल दिया या इंटरनेट बोल दिया, लोगों को लगता था सेम ही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करिए। 2 सेट है, पहला सेट है आपका स्वयं भाषित अनुदेशन, जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ई ग्रंथालय, ठीक है, या और 4th है आपका ई यंत्र। नाउ एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर, रोबोटिक्स प्रतिस्पर्धा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से आईटी साक्षरता का संवर्धन एंड व्यक्तिपरक और अनुकूल अधिगम। चलें, पहला है आपका स्वयं। तो स्वयं आपका क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से आईटी साक्षरता का संवर्धन। ठीक है, नहीं, ये स्वयं हो जाएगा आपका 4th। स्वयं क्या होगा आपका 4th। ठीक है, स्वयं ए का क्या होना चाहिए आपका? क्योंकि व्यक्तिपरक और अनुकूलक अधिगम किसमें आएगा आपका? स्वयं, क्योंकि एक मूक प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है। क्या है? ओपन प्लेटफॉर्म। अब इस प्लेटफॉर्म पे क्या होता है? ओपन प्लेटफॉर्म पे आपका जो भी मूक सर्विसेज हैं, जो भी आपके कोर्सेज हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। स्वयं का क्या हो जाएगा आपका 4th। नेक्स्ट है आपका भाषित अनुदेशन। भाषित अनुदेशन आपका क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से आईटी साक्षरता का संवर्धन। नेक्स्ट आपका हो जाएगा बी का 3rd। नेक्स्ट ई ग्रंथालय। ई ग्रंथालय आपका एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर, सी का 1st, एंड डी का है ई यंत्र, तो रोबोटिक्स प्रतिस्पर्धा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है यहाँ पे? डी। अगर एक भी आपको आता हुआ तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक्चुअली पूरा हिंदी में है तो थोड़ा शब्द भी आप कह सकते हैं कि दिक्कत होती है, क्योंकि पूरा इंग्लिश में पढ़ा हो और जब हिंदी में आप करते हैं तो थोड़े बहुत शब्द अलग हो जाते हैं। और कंप्यूटर का हिंदी से इंग्लिश तो आप लोगों ने देखा ही है कि अगर आपने गूगल से पूछा तो वो बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट या बहुत ही अलग डेफिनेशन बताता है, बहुत ही अलग ट्रांसलेट करता है उसको। स्वयं के निम्नलिखित राष्ट्रीय
समन्वयकों सूची 1 का उनके विशिष्ट कार्यक्रमों से सुमेलित कीजिए। तो सिंपल इसको हमें क्या करना है, सेट 1 को सेट 2 से मैच करना है। एनपी नेप्टेल होगा ये ना, NPTEL। ये क्या है, CE। नेक्स्ट NCERT एंड ये क्या है, NIOS। और ये क्या है, NITTER। और आपको मैच करना है कि कौन सी बॉडी या फिर कौन सी संस्था किस तरह के कोर्सेज को गवर्न करती है, किस तरह के कोर्सेज को वो करती है। तो सी ए है आपका नेप्टेल। अगर हम नेप्टेल की बात करें तो नेप्टेल आपका पूर्व स्नातक शिक्षा, ए नेप्टेल की अगर हम बात करें, नेप्टेल आपका AICTE जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं या जो भी आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम होता है, वो आपका कौन करता है, नेप्टेल। तो नेप्टेल का हो जाएगा आपका सेकंड। नेप्टेल का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे ही आपने ये समझा कि ए का सेकंड है, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, बी। और आगे के जितने भी हैं, बी का क्या होना चाहिए, फोर्थ। पूर्व स्नातक शिक्षा CEC का क्या है आपका फोर्थ। एंड NCERT आपको पता है कि स्कूल की शिक्षा के लिए जाना जाता है, तो सी का आपका क्या होगा, फर्स्ट। एंड NITTR आपका शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये क्या हो जाएगा, सेकंड। चलो नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिनमें केवल आदान युक्तियां शामिल हैं। मतलब इनपुट डिवाइसेस किसमें है, ये आपको बताना है। कीबोर्ड, चलिए इनपुट देखते हैं। कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, लेकिन प्रिंटर आपका क्या है, आउटपुट। तो ये तो गलत हो गया। तो जिसमें भी प्रिंटर है वो आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। जॉयस्टिक, कीबोर्ड, डिजिटाइजर, लेकिन इसमें क्या है, मॉनिटर, और ये क्या है, एक आउटपुट है। नेक्स्ट, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस एंड डिजिटाइजर। मैंने आपको बताया अगर आपने आउटपुट डिवाइसेस पढ़ ली, क्योंकि आउटपुट डिवाइसेस बहुत कम है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, स्पीकर, ठीक है। इतनी डिवाइसेस अगर आपको पता है तो ये आउटपुट डिवाइसेस है। बाकी सारी डिवाइसेस कैसी होती हैं, इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट आपका है, डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। डिजी लॉकर क्या है आपका, डिजिटल लॉकर है, राइट, जहां पे आप अपना एसेट स्टोर करके रख सकते हैं। एसेट्स जैसे आपको अपनी मार्कशीट स्टोर करनी है, या फिर कोई भी आपको अपने कागज जैसे DL स्टोर करना है, या फिर जमीन के कागज स्टोर करने हैं, तो वो वहां पे आप डिजी लॉकर में स्टोर करके रख सकते हैं। और इसमें से डिजी लॉकर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर प्रणाली है, बिल्कुल सही। एक युवा स्टार्टअप उद्यमियों को वित्तीय तकनीकी सहायता प्रदान करता है, तो तकनीकी सहायता प्रदान नहीं करता, ये सिर्फ आप इसको स्टोर कर सकते हैं। भौतिक अवस्थिति कुछ भी हो, इसके माध्यम से उपयोगकर्ता का ई प्रलेखों तक पहुंच संभव है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने डिजी लॉकर में अपने डिटेल्स स्टोर करी, अपनी जो भी मार्कशीट है या फिर जो भी एकेडमिक डिटेल्स हैं, या आपने अपनी ज़मीन की, तो किसी भी तरह की सिचुएशन हो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, बशर्ते इंटरनेट आपको अवेलेबल होना चाहिए। तो A एंड C आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। रैम में भंडारित डेटा तक हार्ड ड्राइव के डेटा की तुलना में ज़्यादा तेजी से पहुंचा जा सकता है। रैम में भंडारित जो भी डेटा है, हार्ड ड्राइव की डेटा की तुलना में ज़्यादा तेजी से पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रैम का जो स्पेस है वो क्या है, कम है, और रैम किससे डील कर रही है, CPU से, तो उसकी स्पीड भी क्या है, फास्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। दूसरा है षष्टम दशमली, या फिर आप इसको हेक्साडेसिमल बोल सकते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर 99 बेस क्या होगा, हेक्साडेसिमल बराबर है दशमलव संख्या 99 बेस 10। अब आपको बताना है क्या ये दोनों एक ही हैं, करके देख लीजिए, ये दोनों एक नहीं होंगे, ठीक है। 99 बेस 16 का अगर है तो यहाँ पे आपका एक बड़ा नंबर आएगा। चले करके देखते हैं। अगर आपको इसको डेसिमल में बदलना है
99 को डेसिमल में बदलना है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल इस नंबर को पहले बाइनरी में बदलें और बाइनरी से आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, या फिर आपको क्या करना है, आप इस नंबर को ऊपर 16 की पावर 0 और 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और यहाँ पे भी हो जाएगा 9। अब 16 की पावर 0 को हम बोलते हैं 1 और इसको भी हम बोलेंगे 16, राइट। ये आपका क्या हो जाएगा 9, इसको अगर देखेंगे तो ये हो गया 9 प्लस 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 144। तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 153। ये किसके बराबर होगा, 153 बेस 10, 153 बेस 10, और ये अब इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। कौन सा सही है, केवल ए आपका सही है, बी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा सही है, गूगल का वेब ब्राउजर क्रोम कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। गूगल क्रोम आपका एक क्या है, वेब ब्राउजर है, हमने डिस्कस किया है जब वेब ब्राउजर पढ़ा था तो गूगल क्रोम आपका पढ़ा है। नेक्स्ट एप्पल का वेब ब्राउजर सफारी कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। एप्पल का जो वेब ब्राउजर है वो सफारी है। मॉजिला फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जब मैंने आपको बताया था तब मैंने आपको बताया था कि मॉजिला फायरफॉक्स आपका एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही, ए बी सी तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, भारत जैसे विकासशील देश में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण के संदर्भ में चुनौतियों का परिसूचक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। कई शिक्षकों को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होता, ये एक चुनौती है, एक चैलेंज है। दूसरा, कंप्यूटर गुरु शिष्य के रिश्ते को समाप्त कर देगा, या भारत सरकार बड़ी संख्या में कंप्यूटर नहीं खरीद सकती, या फिर दूरस्थ स्थानों में कंप्यूटर और विद्युत की उपलब्धता संभव नहीं है। इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सी, कई शिक्षकों को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होता, बट अगर शिक्षक है सीखना चाहे तो वो सीख सकता है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि खत्म कर देगा रिश्ता, हमारा रिश्ता बना हुआ है, हम अभी भी लाइव पढ़ा रहे हैं आपको, तो आईसीटी से रिश्ता और मजबूत हुआ है, खत्म तो बिल्कुल नहीं हो सकता। भारत सरकार खरीद नहीं सकती, ये तो हम बोलेंगे ही नहीं कभी। प्रॉब्लम है आपकी मेन ये डिजिटल डिवाइड, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड होता है कि एक तबका ऐसा है जहाँ पे टेक्नोलॉजी है, लाइट है, बिजली है, पानी, और एक तबका ऐसा है जो अभी बेसिक नीड के लिए सर्वाइवल कर रहा है, बेसिक नीड ही नहीं है उसके, मतलब बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए ही रिसोर्सेज उसके पास कम है। तो ये दोनों, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो एक को तो आप बहुत अच्छी प्रशिक्षण दे रहे हैं, बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, एक के पास अभी बेसिक नीड्स ही नहीं पहुंची है, तो ये इसी को बोलते हैं डिजिटल डिवाइस। तो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत सारी जगहों पर अभी नहीं पहुंची है, ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट है, which among the following is a flagship scheme of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship implemented by National Skill Development Corporation? इसमें से कौन सी स्किल है, तो सिंपल सी बात है, रोबोटिक्स इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल्स या मेक इन इंडिया नहीं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करें तो कौशल विकास के लिए यही योजना आपकी स्टार्ट की गई है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करें रूपा जी। हेलो रूपा, वर्षा, रोहित, कविता, चंद्रिका, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब जैसे आपके मैथ्स में होता है ना कि एक सीरीज दे दी गई और उस सीरीज में अगला नंबर कौन सा है ये आपको पकड़ना है, सेम यहाँ पे भी दे दिया गया। अगर बाइनरी आपको थोड़ा बहुत भी बेसिक आता है तो बहुत आसानी से आप इसको कर लेंगे। आपको करना क्या है, इस बाइनरी को, अब ये सीरीज है, आपको नहीं समझ में आ रही, आप एक काम करें, इसको पहले इसको बाइनरी में बदलें, इसको बाइनरी में बदलें, इसको बाइनरी में बदलें, तो आपको पता चल जाएगा अगला नंबर कौन सा है। और जैसे ही आप, सॉरी, ये जो बाइनरी नंबर है इसको डेसिमल में बदलें, इसको डेसिमल में, इसको डेसिमल में, इसको डेसिमल में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि पी डेसिमल में क्या होगा। और जैसे ही डेसिमल में पता चले उसको बाइनरी में बदल के नंबर लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करना है, तो 00111 को अगर आप लिखेंगे तो इसको 7 लिख सकते हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ है, इसको आप करके देखिए, ठीक है। और 01001 को बोल सकते हैं 9। कैसे करना है एक बार देख लीजिए, यहाँ पे 1 2 4 लिखा आपने, और फिर 8 16 जहाँ जहाँ 1 है उनको जोड़ लीजिए, फिर 1 2 4 8 16 जहाँ जहाँ 1 है उसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9।
1 2 4 8 16, तो ये यहाँ पे आपका आ जाएगा 11। एक बार करके देख लीजिए। तो अब जो सीरीज है वो बन रही है 7, फिर 8 छोड़ के 9, फिर 10 छोड़ के 11, 12 छोड़ के क्या आना चाहिए 13, और 13 को हम बाइनरी में बोलते हैं 1101। ठीक है, तो जो इसका आंसर आएगा 1101। तो ये एक तरह से सही बोल रहे हैं कि बाइनरी संख्या में निरूपित अविभाज्य संख्या में p के क्रम में अगली अविभाज्य संख्या ये के रूप में मतलब 01101 के रूप में निरूपित होगी। ये सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 13 है और 13 की वैल्यू ये है, बाईं तरफ 0 आप बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है अष्टक एक द्विधारी संख्या होती है जिसमें पूरे 8 अंक होते हैं। ये बोल रहे हैं कि अ बाइट, अष्टक अ बाइट नहीं, वो अष्टक को ही ये बाइट बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अष्टक आपका ऑक्टल एक अलग बेस है। अब बाइट इज, आप देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती थी क्योंकि अगर हिंदी में पढ़ेंगे ना तो अष्टक और बाइनरी अलग अलग थी, लेकिन यहाँ पे ये बाइट की बात कर रहे हैं। अ बाइट इज अ बाइनरी नंबर कंसिस्टिंग ऑफ एग्जैक्टली 8 बिट्स। तो आपको पता है कि एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं, राइट। तो 1 बाइट में कितनी बिट्स है, 8 बिट। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, एंड ए भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। तो कौन सा सही होगा, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी आपके करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। बहुत आपके 8-10 क्वेश्चन और रह गए हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को मिलाएं। दो सेट हैं, पहला है VoIP फाइबर ऑप्टिक्स केबल URL और UTP केबल। देखिए कौन सा VoIP होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब आप फोन पे इंटरनेट पे वॉइस कॉल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं VoIP। कौन सा सही हो जाएगा, आंकड़ा अंतरण के लिए नहीं, फोन कॉल करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग, तो इसका हो जाएगा सेकंड। फाइबर ऑप्टिक्स होता है आंकड़ा अंतरण करने के लिए प्रकाश पल्सों का प्रयोग करता है, तो ये करता है आपका फाइबर ऑप्टिक केबल, बी का हो जाएगा फर्स्ट। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इंटरनेट पर एक वेब एड्रेस ढूंढने के लिए वेब ब्राउजर द्वारा प्रयुक्त सामग्री। कोई भी वेब एड्रेस ढूंढना है, वेब का एड्रेस क्या है आपका URL, तो ये हो जाएगा फोर्थ। एंड UTP केबल, UTP केबल का मतलब होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, तो ये एक तरह की केबल है। और UTP केबल से हम क्या करते हैं, किसी छोटे भवन में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त की जाती है। जब कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना है तो उसके लिए आप अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करते हैं। ठीक है, तो डी का हो जाएगा आपका थर्ड। तो सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड 2 है, तो सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड, बी ऑप्शन यहाँ पर आप। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। प्रीवियस ईयर, अगेन बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर है, इस वजह से इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैं खींच नहीं रही हूँ क्वेश्चन को, आपसे नहीं पूछ रही हूँ। मेरा मोटो सिर्फ ये है कि ये क्लास आपकी जितने भी क्वेश्चंस, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं करा सकूँ उतना अच्छा है, क्योंकि आप 1 घंटे में अगर पढ़ने बैठे तो 1 घंटे में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। हमेशा मोबाइल फ़ोन पे एक्सप्लेनेशन ढूंढते बहुत टाइम वेस्ट होता है। एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अगर आप मोबाइल में ढूंढने लगिए तो आपको कम से कम आधे घंटे लग जाएंगे, राइट। फिर लगता है कि पूरा डिटेल में पढ़ लो, और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ विद इन 2 मिनट और 3 मिनट्स, राइट। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्लास आपको करनी है। ठीक है, ये क्लास अगर आपने लाइव की है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं की है तो एक बार आप जैसे होता नहीं, आपने क्लास कर भी ली है फिर भी कोई क्वेश्चन अटक रहा है या आपको फिर से रिवीजन करना है, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आप इसको कर सकते हैं। नॉर्मल स्पीड नहीं, 1.25 या 1.5 स्पीड पे भी इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। उस विकल्प को चुनें जिसमें इंटरनेट पर ध्वनि फाइलों के वितरण के लिए उपयुक्त फॉर्मेट की फाइलें होती हैं। ध्वनि फाइलें मतलब ऑडियो फाइलें। कौन सी फाइल्स आपकी ऑडियो फाइल्स हैं ये आपको बताना है। तो जैसे ही आप WMV की बात करेंगे एक ऑडियो, बट MP4 की बात करें, MP4 आपका क्या है, एक वीडियो फाइल है। ठीक है, MP4 आपका वीडियो फाइल है। WMV विंडो मीडिया वीडियो, ये भी आपकी एक वीडियो फाइल है। AVI वीडियो फाइल है, AVI वीडियो फाइल है। तो जैसे ही वीडियो फाइल मिलेगा वो ऑप्शन हम काट देंगे। यहाँ पे देखिए MIDI
हो सकता है मेरी आपको नहीं पता हो, बट आपको पता है कि यहाँ पे AVI तो आपको पता है, AVI मिला वो वीडियो फाइल ही होगा, या फिर वेव, WMA और MP3, ये 3 है। MIDI नहीं भी पता तो भी आपको ऑप्शन डी ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको ये पता है कि AVI तो एक वीडियो फाइल है, MP4 और WMV आपकी क्या है, एक MP4 फाइल्स हैं या फिर वीडियो फाइल्स हैं, MOV आपकी वीडियो फाइल है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से क्या सूचना प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता के कारण उत्पन्न मुख्य मुद्दा है? जो हम लोग बहुत ज़्यादा रिलायंस कर रहे हैं ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, IT पे, तो उसकी वजह से क्या चीज़ें आपकी इम्पैक्ट हो रही हैं या फिर क्या असर उसका हो रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो इसमें से देखते हैं। पहला है लाभकारिता, प्रॉफिटेबिलिटी। देखो ये हमें क्या बताना है, सूचना पर बढ़ती निर्भरता के कारण, जो भी हम डिपेंडेंसी है उसके कारण क्या मेजर चीज है, जो कि मेजर इशू है। तो लाभकारिता कोई इशू नहीं होता, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है सुरक्षा संबंधी खतरे, तो बिल्कुल ये एक इशू है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रिलाई हो जा रहे हैं इंटरनेट पे, टेक्नोलॉजी पे, तो हमारी सुरक्षा कहीं ना कहीं स्टेक पर हो गई है। नेक्स्ट निजता संबंधी चिंता, तो बिल्कुल प्रिवेसी भी आपकी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है, तो बी और सी आपके करेक्ट हो जाएंगे। लाभकारिता, प्रॉफिटेबिलिटी तो एक अच्छी चीज़ है ना, ये कोई इश्यू थोड़ी नहीं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है यार, अब मुझे बहुत प्रॉब्लम होनी चाहिए, नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, कक्षा शिक्षण में ICT प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है। द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग ICT फॉर क्लासरूम टीचिंग, ICT का क्या मेन पर्पस है क्लासरूम टीचिंग में? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कक्षा अनुदेशन को रुचिकर बनाना, दूसरा है कक्षा में विद्यार्थियों के ध्यान को भटकाना, तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मैं पढ़ा रही हूँ और मेरे बच्चे कुछ और करें, कोई और बात करें या कुछ करें। ठीक है, चलें नेक्स्ट, कक्षा में विद्यार्थियों को व्यस्त रखना या फिर शिक्षण में अधिगम परिणामों को इष्टतम करना, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये आपको बताना है। कुछ भी हम सिखाते हैं या फिर कुछ भी हम करते हैं तो हम चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट। अगर आपका रिजल्ट अच्छा है इसका मतलब, अगर आप परिणाम अच्छा दे रहे हैं इसका मतलब आपने अच्छा सीखा है और बहुत ध्यान लगा के सीखा है। तो यहाँ पे कक्षा अनुदेशन को रुचिकर बनाना इज अ बेस्ट थिंग, हम कोशिश करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपका क्या है, अधिगम परिणामों को हम इष्टतम बनाते हैं, ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, अगर रुचिकर बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि इंटरैक्टिव क्लासेस रखें, तभी आपका रिजल्ट भी क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है लोकल एरिया नेटवर्क सामान्यतः एक ब्रांड के कंप्यूटर पर अव्यवस्थित होते हैं। दूसरा, परिवर्णी शब्द ISP का आशय इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोवाइडर से है। तो इसमें से बताएं कौन सा सही है। पहली बात तो लोकल एरिया नेटवर्क कोई ऐसा ब्रांड नहीं है कि लोकल एरिया के नेटवर्क सिर्फ इसी कंप्यूटर पर होंगे और किसी कंप्यूटर पर नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट तो ऐसे ही लोकल एरिया नेटवर्क आप कोई भी कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं उस नेटवर्क में। ठीक है, दूसरा है ISP की बात करें तो इसको हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मैं कल ही बात कर रही थी कि किस तरह से इंटरनेट आपका अगर अमेरिका में स्टार्ट हुआ है तो किस तरह से इंडिया में आया है। तो मल्टीपल ISP होती हैं, जैसे आपके केबल तार की ISP है, केबल तार एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसे सिटी लेवल से आपका टाउन लेवल पे आता है, टाउन लेवल से आपके मोहल्ले में बांटा जाता है केबल तार, उसी तरह से ISP भी इंटरनेट भी आप देखिए कि एक सबसे बड़ी कंपनी है, उस कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है कई स्टेट्स में, वो स्टेट्स आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देती है, उस डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सिटीज में ISP होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और फिर उन सर्विस प्रोवाइडर से आप लेते हैं। जैसे आपने एयरटेल का कनेक्शन लिया है या BSNL का कनेक्शन लिया है या फिर आपने जियो का कनेक्शन लिया है, तो आपने अपने लोकल कनेक्टर से ही लिया होगा, लोकल ISP प्रोवाइडर से ही लिया है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से ही लिया होगा, राइट। तो दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे क्योंकि ये बोल रहे हैं कि इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोवाइडर, बट क्या होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो दोनों ही आपके क्या हो गए हैं, गलत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, दो सेट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सेट यहाँ पर करेक्ट है। बस 2-3 क्वेश्चन और रुके हैं, 2-3 क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद जो मन हो वो करिएगा। ठीक है, चलिए तो
51 है वेब ब्राउजर, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एंड वेब ऑथरिंग। इसमें से कौन सा मैच कर रहे हैं? वेब ब्राउजर क्या होता है? लिखित दस्तावेज बनाना, वेब पृष्ठों को बनाना और एडिट करना, वेबसाइट के साथ जुड़ना और वेब पृष्ठों को प्रदर्शित करना। तो वेब ब्राउजर से ही आप वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, इंटरनेट से जुड़ेंगे, वेबसाइट से जुड़ेंगे और वेब पृष्ठों को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा आपका? थर्ड। ए का थर्ड 2 में दिख रहा है। अब आगे प्रोसेस करते हैं। वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर आपका क्या काम करता है? लिखित दस्तावेजों को बनाता है। तो थर्ड का क्या, बी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट संख्यात्मक आंकड़ों का विश्लेषण और संक्षेपण। तो स्प्रेडशीट का क्या काम है कि जो भी आपके आंकड़े होते हैं, स्प्रेडशीट आपका एक्सेल शीट में होता है और एक्सेल शीट में जो भी संख्यात्मक आंकड़े हैं, आपको बार ग्राफ, पाई ग्राफ, चार्ट ग्राफ ये बनाना है, ये सारी चीजें आप इसमें बना सकते हैं। एक क्वेश्चन भी आया था कि बजट निर्माण के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है, तो उसमें स्प्रेडशीट ऑप्शन था। नेक्स्ट है वेब ऑथरिंग। तो वेब ऑथरिंग के लिए जो बचा है वो वेब ऑथरिंग के लिए होगा। वेबसाइट्स के साथ जुड़ना, नहीं, वेब पृष्ठों को बनाना और एडिट करना, वेब ऑथरिंग। तो आप वेब ऑथरिंग के थ्रू आप वेबसाइट्स को बना सकते हैं। वेब पृष्ठों को बनाना और एडिट करने का काम कौन करेगा? आपका वेब ऑथरिंग। ठीक है, तो डी का हो जाएगा आपका सेकंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, उस विकल्प का चयन करें जिसमें विशेष रूप से पाठ फाइलों का प्रारूप है। बस आई गेस 25 या 26 क्वेश्चन है, उसके बाद हम क्लास एंड करेंगे। ठीक है, तो बस 5 मिनट और वेट कर लीजिए, 5 मिनट में आपको 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए, क्या क्या बताना है? चलिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें विशेष रूप से पाठ फाइलों का प्रारूप है, या ये पूछे टेक्स्ट फाइल। पाठ फाइल्स का क्या मतलब होता है? टेक्स्ट फाइल्स, राइट। टेक्स्ट फाइल्स कौन कौन सी फाइल्स? टेक्स्ट फाइल। तो जेपीईजी आपकी एक इमेज फाइल है, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। MP3 आपकी ऑडियो फाइल है, RTF आपकी एक टेक्स्ट फाइल है, ये ऑडियो है, ये इमेज है, राइट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। CSV कॉमन सेपरेटेड वैल्यू, सॉरी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ये आपकी टेक्स्ट फाइल है। RTF आपकी टेक्स्ट फाइल है और TXT भी आपकी टेक्स्ट फाइल है। ये तीनों ही फाइल आपकी टेक्स्ट है। GIF आपकी एक इमेज फाइल है, ये भी इमेज फाइल है। ये ऑडियो फाइल है, ये आपकी टेक्स्ट फाइल है, ऑडियो फाइल है और ये डॉक्यूमेंट फाइल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किस मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का वृहत मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है? ये नाम आपको बताना है, बहुत आसान नाम है, स्वयं। क्या है? स्वयं। और स्वयं और स्वयं प्रभा एकदम रटा होना चाहिए। टिप्स पे हर साल पूछा जाता है आपके एग्जाम में और बहुत ज्यादा, मतलब बहुत अच्छे से पूछा जाता है। ये आपको टिप्स पे रटा होना चाहिए कि क्या है स्वयं, तो क्या है स्वयं प्रभा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? पहला है सीपीयू की क्लॉक स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। बिल्कुल सही बात है। क्या होती है सीपीयू की क्लॉक स्पीड? 1 सेकेंड में सीपीयू कितने इंस्ट्रक्शन या कितने निर्देशों को प्रोसेस करता है, वो होती है सीपीयू की क्लॉक स्पीड। एक सेकेंड में वो लगभग 2.5 या 2.7 गीगाहर्ट्ज, अब वो आपके सिस्टम में लिखा होता है, वो आप उसकी है क्लॉक स्पीड। मतलब 1 सेकेंड में वो लगभग 40 करोड़ या 4 अरब इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर सकता है, ये उसकी क्षमता हो सकती है। ठीक है, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी वाईफाई प्रौद्योगिकी से अधिक ऊर्जा की खपत करती है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी में आपके वाईफाई का खपत कम होती है। वाईफाई प्रौद्योगिकी या वाईफाई टेक्नोलॉजी में आपकी एनर्जी ज्यादा स्पेंड होती है। ठीक है, ए आपका सही हो जाएगा, बी आपका गलत। तो ओनली ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। ठीक है, चले, सीपीयू की क्लॉक स्पीड को हाल ही में वर्षों में पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ाया गया है। दूसरा है, आजकल प्रयोग किए जा रहे सॉफ्टवेयर अधिक तीव्र हैं, अतः प्रोसेसर्स को अधिक तीव्र होने की आवश्यकता नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं कि सीपीयू की जो क्लॉक स्पीड है वो अभी रिसेंट बढ़ाई नहीं गई, क्योंकि सीपीयू की क्लॉक स्पीड ऑलरेडी इतनी ज्यादा है कि वो आपके जो भी प्रोसेसर है उसको मैच कर रही है, तो अभी रिसेंटली वो बढ़ाई नहीं गई है।
तो ये एकदम सही है। और दूसरा है कि आजकल प्रयोग किया जा रहे सॉफ्टवेयर ही इतने ज़्यादा तेज हैं कि प्रोसेसर को ज़्यादा तेज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर सॉफ्टवेयर तेज है तो अगर तेज प्रोसेसर नहीं होगा तो उसको चलाएगा कौन या उसको रन कौन करेगा। तो पहला तो सही है, ए तो आपका सही हो सकता है, लेकिन बी आपका क्या है, गलत। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं एक बार, क्योंकि अगर आपको याद हो लास्ट क्लास आपने ली हो तो मैंने बताया था, ये स्टेटमेंट दिया था, ऑप्शन नहीं दिए थे, बट मैंने इसका आंसर आपको बता दिया था। फिर से एक बार देख लीजिए, सॉफ्टवेयर दैट यू कैन डाउनलोड फॉर फ्री बट हैव टू पे टू कंटिन्यू इट यूज आफ्टर अ ट्रायल पीरियड इज कॉल्ड। ऐसा सॉफ्टवेयर कि आप फ्री में डाउनलोड तो कर ले रहे हैं, बट एक ट्रायल पीरियड के बाद आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं शेयरवेयर। क्या बोलते हैं, शेयरवेयर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर एक तरह के आपके फ्री सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो पब्लिक डोमेन पे रखे हुए हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीवेयर और पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर आपके सेम है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फ्री सॉफ्टवेयर ही आपके पब्लिक डोमेन पे रखे हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका डॉक्यूमेंटेशन, जिनका लाइसेंस भी आपके पास है, आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उनको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शेयरवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको 1 महीने 2 महीने का ट्रायल पीरियड देते हैं कि आप इसको इस्तेमाल करें, जब आपकी आदत पड़ जाए तो इसका आप अब इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब आप इसका प्रो वर्जन खरीदें या आप इसको यूज़ करने के लिए पैसे दें, ठीक है, तो उसको बोला जाता है शेयरवेयर। तो ये रहा आपका 2019 का पेपर। 2019 का पेपर आज खत्म हो गया है, कल से हम 2020 का पेपर स्टार्ट करेंगे। तो आपने देखा होगा किस लेवल के क्वेश्चन है, और आपने ये अगर एनालिसिस किया हो कि क्वेश्चन रिपीट कितने ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं कि उससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अगर समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ उन टॉपिक्स को पढ़िए। एग्जामिनर की लैंग्वेज अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते रहिए। इस तरह से आप यूजीसी नेट निकाल पाएंगे। और हाँ, संडे को महामैराथन होगी, तो प्लीज़ सबको इस बात को बताइए कि महामैराथन में हमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए, और अगर आप लोगों की स्ट्रेंथ या आप लोगों का सहयोग रहा तभी हम लोग आगे मोटिवेट होंगे और आगे भी महामैराथन चलाते रहेंगे। फिलहाल संडे के लिए तैयार हो जाइए 12 घंटे पढ़ने के लिए। जो भी डेटा सेवर मोड है, जो भी मोड है आप लोग ऑन करिए, संडे को अपना डेटा खर्च मत करिएगा, ठीक है। चलें, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर से मिलते हैं सेम टाइम पे। हैव अ गुड डे।